दोस्तों, साइबर पीस टीवी के शो अनहैक्ड में आपका स्वागत है। अनहैक्ड में हम बात करते हैं साइबर पीस, सिक्योरिटी, सेफ्टी से जुड़े हुए एक्सपर्ट्स के साथ। वो जिनके भरोसे हम सुरक्षित रहते हैं अपनी ऑनलाइन ज़िंदगी में। वो जो सुरक्षा करते हैं हमारी डिजिटल डिवाइसेज़ की, जिनके कारण हम सेफ्टी फ़ील करते हैं और दुनिया में एक बड़े स्तर पर शांति रहती है। आज जिस एक्सपर्ट से हम बात करने वाले हैं, वो है डॉक्टर गोविंद। डॉक्टर गोविंद इंटरनेट गवर्नेंस की दुनिया में एक ग्लोबल एक्सपर्ट हैं। वो अभी एशिया पैसिफिक स्कूल ऑफ इंटरनेट गवर्नेंस के वाइस चेयर हैं। इससे पहले वो सर्व कर चुके हैं नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया के सीईओ के तौर पर। वो भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कई सालों तक, 2 दशक से ज़्यादा तक सीनियर डायरेक्टर के तौर पर काम करके रिटायर हुए। डॉक्टर गोविंद ने ऐसे बहुत से काम किए हैं जिनसे ब्रॉडबैंड इंटरनेट, इंटरनेट गवर्नेंस, ई इंफ्रास्ट्रक्चर, इन फील्ड्स में एक एक ब्रेक आया है। एक एक तरह का जिसे लैंडमार्क काम कहते हैं, वो उन्होंने किया है। डॉक्टर गोविंद का एक कंट्रीब्यूशन ये था कि उन्होंने भारत में इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट्स को एस्टेब्लिश किया। उन्होंने डॉट इन रजिस्ट्री को एस्टेब्लिश किया और IPv4 और IPv6 एड्रेसेस के लिए नेशनल इंटरनेट रजिस्ट्री को एस्टेब्लिश किया। सच्ची बात तो ये है कि उनके कामों की, उनकी उपलब्धियों की, उनके कंट्रीब्यूशन की लिस्ट, उसकी डिटेल्स इतनी लंबी है कि मुझे शायद पूरी रात लग जाए। लेकिन ये बताना ज़रूरी है कि डॉक्टर गोविंद ने अपनी शुरुआत की थी एक डॉक्टरल थीसिस के साथ। वो डॉक्टरल थीसिस उन्होंने लिखी थी प्लाज़्मा फिज़िक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेशन जैसे विषय पर, और वो उन्होंने की थी IIT दिल्ली से। वहाँ से उनका करियर बदला और वो जा पहुँचे इंटरनेट गवर्नेंस की दुनिया में और उस फ़ील्ड के एक बड़े एक्सपर्ट, एक बड़ी अथॉरिटी बनकर उभरे हैं। उनका कंट्रीब्यूशन, उनका काम और इंटरनेट सिक्योरिटी की दुनिया, इस सब पर बात करने के लिए, इंटरनेट गवर्नेंस पे बात करने के लिए आज वो खुद हमारे साथ हैं। और ये हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात है, क्योंकि डॉक्टर गोविंद साइबर पीस फाउंडेशन के एडवाइजरी बोर्ड में भी हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर गोविंद फॉर फाइंडिंग टाइम to talk to us, for finding time to share your experiences with us. बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद गिरिराज जी। ये बहुत ही सौभाग्य है कि इंटरनेट गवर्नेंस के बारे में आपने हमें बोलने के लिए बुलाया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, जिसका कि आज पूरी दुनिया में, देश में, समाज में बहुत इसका आवश्यकता महसूस की गई है कि इसके बारे में सबको जानना चाहिए। पहली बात मैं आपसे ये समझना चाहूँगा कि आप IIT से पीएचडी कर रहे थे और आपने फिज़िक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेशन में पीएचडी की है। तो वहाँ से यहाँ तक का सफ़र कैसे बदला ये आपके बहुत लिए? ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पोर्टेंट जर्नी रही है मेरी फिज़िक्स में पीएचडी करने के बाद। 79 से 80 में इंटरनेट का प्रादुर्भाव नहीं हुआ था। लेकिन क्योंकि हमने कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में पीएचडी थी, प्लाज़्मा फिज़िक्स में थी, तो धीरे-धीरे वहाँ पे फैकल्टी में पढ़ाते-पढ़ाते मैंने महसूस किया कि जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ का एरिया है, जो आगे की टेक्नोलॉजी आने वाली है, इसके लिए हमको किसी डायरेक्शन में जाना चाहिए। तो उस डायरेक्शन में बात करते हुए जब मुझे पता लगा कि उस समय का मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी में उन्होंने बुलाया है कि आप अगर आ सकते हैं इंटरव्यू के लिए और हम देख लें कि किस इस एरिया हम, क्योंकि उन्होंने नया एरिया शुरू किया था उस समय कई एरियाज़ में। तब मैं गया तो उन्होंने कहा कि नहीं, बिल्कुल ये उस समय का मैं नेविगेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स, जीपीएस वगैरह एरिया में भी काम वहाँ हो रहा था। तो ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम और सोनार, रडार, तो उस ग्रुप को मैंने जॉइन किया, जो इनडायरेक्टली एक तरीके से वेव प्रोपेगेशन से संबंध रखता है। और धीरे-धीरे फिर जैसे एक मंत्रालय में होता है कि वहाँ पे डिफरेंट तरीके के ग्रुप्स होते हैं, तो उसमें एक ग्रुप के बाद दूसरे ग्रुप में, दूसरे के बाद तीसरे ग्रुप में। तो इस तरीके से मेरी जर्नी वहाँ पे
इंटरनेट और उससे रिलेटेड टेक्नोलॉजीज़ में शुरू हुई और आज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्ट्री जो है, वो ज़्यादातर इंटरनेट टेक्नोलॉजी पे ही काम कर रहा है, वेदर वो साइबर सिक्योरिटी हो, चाहे वो प्राइवेसी हो, चाहे वो डाटा प्रोटेक्शन हो। तो ये बहुत ही अच्छा रहा, मेरा सौभाग्य रहा कि मैंने नई चीज़ों को सीखा वहाँ पे और अभी जैसे इसमें मैं बताऊँगा कि कैसे हमारी जर्नी वहाँ पे किस-किस डायरेक्शन में हुई। किस तरीके से मेरा वहाँ पे पदार्पण हुआ। जो हमारे दर्शक हैं, उनके लिए आप थोड़ा सरल शब्दों में बताइए कि जिसे हम इंटरनेट गवर्नेंस कहते हैं, उसका क्या या अर्थ होता है? बेसिकली इंटरनेट गवर्नेंस का मतलब सोचने में लगता है कि इंटरनेट को गवर्न कैसे किया जाए? क्या इंटरनेट को गवर्न किया जा सकता है? क्या यह कोई गवर्नमेंट है जो कि ग्लोबली, क्योंकि इंटरनेट कोई एक देश का नहीं है, ये तो पूरे दुनिया का है। हर जगह इंटरनेट है। तो इसका जो गवर्नेंस है, इसका कोई यूनिवर्सल सबको समझने वाला एक एग्रीड डेफिनिशन नहीं है, जो सब जगह सबको अ, उसका उत्तर मिले। पहले इंटरनेट को जो लोग जानते हैं कि इंटरनेट का जो प्रादुर्भाव हुआ था, उसमें ये था कि इंटरनेट ज़्यादातर डोमेन नेम्स और इंटरनेट प्रोटोकॉल से शुरू हुआ था। लोगों को डोमेन नेम पता है कि जैसे गूगल डॉट कॉम है या फ़ेसबुक है या मिनिस्ट्री ऑफ आईटी डॉट इन है, गव डॉट इन है। तो इस डोमेन नेम से इसकी पूरी शुरुआत हुई थी शुरू में। और लेकिन उसके बाद जैसे-जैसे इंटरनेट का क्षेत्र बढ़ता गया, जैसे-जैसे लोग उसमें जुड़ते गए, आज जैसे हमारे देश में 700 मिलियन से ज़्यादा इंटरनेट यूज़र्स हैं और ये फर्स्ट कंट्री है जो सबसे ज़्यादा इंटरनेट यूज़ कर रहा है, चाइना के बाद। तो इस तरीके से जब ज़्यादातर लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं, तो उसके जो गवर्नेंस मैकेनिज़्म है, गवर्नेंस वैसे तो इंटरनेट को कोई गवर्न नहीं करता है। जैसा मैंने कहा, इंटरनेट कोई ऐसा नहीं कि कोई एक आदमी या एक सोसाइटी या एक गवर्नमेंट एक या मल्टी गवर्नमेंट उसको चलाए। लेकिन इंटरनेट का जो इस ये सेंटर इसके सेंटर में सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ और एक्टिविटीज़ का जो रोल है, कंट्री के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पहलुओं को देखें और विज्ञान के पहलुओं को देखें, इंडस्ट्री को देखें, कॉमर्स को देखें, तो आज सारे के सारा इंटरनेट से चल रहा है। कोई भी क्षेत्र और कोई भी लाइफ़ का पहलू बिना इंटरनेट के नहीं, ऐसा नहीं कि जिसमें इंटरनेट ना हो। तो ये इंटरनेट एक ऐसी चीज़ है, जो कि ये व्हील के बाद, चक्र के बाद सबसे बड़ा एक आविष्कार के रूप में हुआ है। तो इंटरनेट जो इसको बनाया गया है, तो पहले तो ये था कि जैसे मैंने कहा कि डोमेन नेम्स और उस पे ज़्यादा इस पे जोर था। लेकिन धीरे-धीरे जब इस पे सारी चीज़ें इसी के थ्रू होने लगी, तो लोगों ने सोचा कि इंटरनेट जो है, उसमें फ्रॉड भी होने लगे हैं। फ्रॉड न्यूज़ भेजते हैं, गलत हेट स्पीच होता है। इंटरनेट को कहीं-कहीं आपने सुना होगा कि वो शट डाउन कर दिया जाता है और जो इंटरनेट का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, प्राइवेसी और डाटा प्रोटेक्शन। तो ये जो है, इस पे आपने हुँ। देखा होगा कि कैसे फ़ेसबुक, गूगल ये कैसे-कैसे डेटा को कैप्चर करते हैं हर एक व्यक्तिगत और लोगों का। काफ़ी चीज़ें उसके द्वारा अपनी नई-नई टेक्नोलॉजी, नई-नई इनोवेशन को करते हैं। और आज लोगों में एक तरीके से घृणा की, अगर वो देखें तो घृणा की न्यूज़ भी भेजते हैं, हेट स्पीच जिसको कहा जाता है। लोग एक-दूसरे को स्टैकिंग हुँ, करते हैं। तो ये सब चीज़ें जब होने लगती हैं, तो हुँ। गवर्नमेंट ने भी सोचा कि इंटरनेट जो है, वो सिर्फ़ ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको कि हम अपने आप करने के लिए छोड़ दें। तो इसका जो जी, पहलू है, एक तो है कि जो टेक्निकल पहलू है, जिसके द्वारा इसको हम निकालते हैं कि कैसे इसका प्रोटोकॉल, इसको जो स्टैंडर्ड्स हैं, इसमें जो दुनिया भर के प्रोटोकॉल्स लगते हैं कि एक इंटरनेट, आप जो एक मेल भेजते हैं यहाँ से दूसरी जगह पे, तो वो मेल सिर्फ़ उसी को जाता है, वो और किसी को क्यों नहीं जाता है? क्योंकि इसका जो मेल का आइडेंटिटी है, उसका एक ही आइडेंटिटी होती है।
उसका 2 आइडेंटिटी नहीं हो सकती है। हुँ। यही इसकी टेक्निकल खूबी है इस पूरे उसके लिए। जी, डॉक्टर गोविंद, हाँ, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपसे 2 बातें पूछना चाहता हूँ। एक तो ये कि जैसा आपने कहा कि इंटरनेट की गवर्नेंस बहुत मुश्किल काम है और अपने आप में ये सवाल है कि ये हो भी सकता है कि नहीं हो सकता है। लेकिन उसके साथ-साथ एक सवाल ये भी है कि क्या ये सिर्फ़ मैनेजमेंट और रेगुलेशन है या इससे ज़्यादा कुछ है? क्योंकि आपने जैसा कहा कि उसका एक तकनीकी पहलू है और वहाँ पे हम प्रोटोकॉल्स फिक्स करते हैं। बट अदरवाइज़ क्या इंटरनेट गवर्नेंस को सिर्फ़ रेगुलेशन या मैनेजमेंट मानना ठीक होगा या इससे ज़्यादा कुछ जैसा है? मैंने कहा कि इंटरनेट को रेगुलेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये एक समुद्र की तरह है, जी, जैसे कि आपने देखा कि समुद्र के पानी को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। उसी तरह इंटरनेट जी, इतना बड़ा मीडियम है, आज 6 बिलियन के करीब वर्ल्ड में लोग यूज़ कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इसको कोई एक यूएन बॉडी या कोई भी कंट्री इसको वो नहीं कर सकती। ये सेल्फ गवर्न्ड है। ये अपने आप में गवर्न होता है, जी। कोई इसको गवर्न नहीं कर सकता है। हुँ, ओनली थिंग ये है कि इसका जो डिफरेंट पहलू हैं, उसको डिफरेंट प्लेयर्स, जिसमें कि जी। प्राइवेट सेक्टर भी है, गवर्नमेंट भी है, इंडिविजुअल भी है, सभी लोग उसमें अपना योगदान करते हैं और वो उसको चलाते हैं जिससे कि वो स्मूथ रहे, ओपन रहे, सिक्योर रहे। इस तरीके की इसकी परिपाटी है। यानी आम लोगों के हिसाब से ये कहना बिल्कुल ठीक होगा कि ऐसा कानून-कायदा नहीं बनाया जा सकता जिससे आप फिक्स कर सकें सारी चीज़ें कि इंटरनेट पे ये होगा, ये नहीं होगा। ये आपको पॉसिबल नहीं लगता है। उसकी ज़रूरत नहीं है, ये एक तरह का जी, सेल्फ रेगुलेशन हो जी, जो जी। उसके ये अलग-अलग ये स्टेक ऐसा नहीं होल्डर्स हो के सकता थ्रू कि आएगा। हम कुछ ऐसा बना दें कि इसमें ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। सब कंट्रीज़ को मानना पड़ेगा। अगर एक पर्टिकुलर प्रोटोकॉल डालना है कि आज से हमें इसमें, मान लीजिए हमें हेट स्पीच नहीं है करना है, तो हेट स्पीच के लिए हमको एक बहुत ही डिफरेंट तरीके का प्रोटोकॉल लाना पड़ेगा, जो कि बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक आदमी का हेट स्पीच हो सकता है, दूसरे के लिए हेट स्पीच ना हो। तो इसीलिए कैसे जी, उसको आप भिन्न-भिन्न लोगों के लिए भिन्नता कैसे लाएँगे, ये कैसे होगा, तो वो करते हैं। हाँ, जो साइबर सिक्योरिटी या फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शंस हैं, उसमें हम ऐसे टेक्निकल प्रोटोकॉल ला सकते हैं कि फ्रॉड बढ़े नहीं, होए नहीं। लेकिन जहाँ तक इंटरनेट कंटेंट, जो इंटरनेट में हम दुनिया भर की चीज़ें डालते हैं, तस्वीरें डालते हैं और आपने जो कहा वाक्य डालते हैं, कविताएँ डालते हैं, उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। अगर कोई बहुत ही ज़्यादा ऐसी चीज़ें हम डालते हैं तो उसको फिर रेगुलेटर के थ्रू बताने पे, कोर्ट के द्वारा बताने पे उसको हटा दिया जाता है। एक सवाल ये भी है कि जो हमारे पास ऑलरेडी उपलब्ध जो कानूनी फ्रेमवर्क होते हैं, कई बार उनको काम में लिया जा सकता है। जो भले ही स्पेसिफिकली इंटरनेट के लिए नहीं बने हैं, लेकिन वो हमारे पास एक लीगल फ्रेमवर्क बहुत सारे अपराधों के लिए पहले से है, तो उनको इस्तेमाल किया जा उसको सकता है। उसी के आधार पर इंटरनेट में अलग पॉलिसी, इंटरनेट आईटी एक्ट बनाया गया है, जिसमें इस तरीके के प्रावधान हैं जी, कि अगर कोई इस तरीके की आपत्तिजनक चीज़ों को डालता है इंटरनेट में, उसको हटाने का प्रोविज़न हो। क्योंकि ये जी, जो इंटरनेट और आपके बीच में एक एक ऑर्गेनाइज़ेशन आती है जिसको हम इंटरमीडियरी कहते हैं। जैसे आईएसपी हुआ जी। या फ़ेसबुक हुआ या गूगल हुआ, वो बेसिकली उनका प्लेटफ़ॉर्म है वो, और आप जब डालते हैं तो उनको देखना होता है कि ये कैसी चीज़ें डाल रहे हैं। अगर ये बहुत आपत्तिजनक हुआ, अगर उनको हटाना उनको लाज़मी होता है, जिस कंट्री का लॉ कानून है उसके जी। अकॉर्डिंग। अगर वो नहीं करते हैं, तो गवर्नमेंट उनको कहती है कि ये आपत्तिजनक है, इससे समाज में अशांति हो सकती है या किसी की प्राइवेसी और किसी की ऊपर इसका लांछन लग सकता है, तो हटाइए, तब उसको हटाया जाता है। यानी ये कहना ठीक होगा कि जिसे हम इंटरनेट गवर्नेंस कहते हैं, उसका रिलेशनशिप जो है, वो सिर्फ़ इंटरनेट पे जो कुछ हो रहा है उसके साथ नहीं है, बल्कि उसका संबंध जो है वो ह्यूमन राइट्स के साथ, प्राइवेसी के लेकर जो कंसर्न्स हैं उनके साथ और एक तरह से ओवरऑल इकोनॉमिक जी, डेवलपमेंट के साथ भी है। क्योंकि इंटरनेट के थ्रू बहुत सारे फ्रॉड्स होते हैं और बहुत सारा रेगुलर फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन भी अब उसी के थ्रू जी, होता है। जी, तो ये कहना जी, उचित होगा जी। डॉक्टर गोविंद कि ये एक बड़ा मसला है और वो सिर्फ़ इंटरनेट एक्टिविटी की जी, तरह उसको ये नहीं भी देखना वही चाहिए। मैंने कहा कि जैसे ह्यूमन राइट्स हैं, प्राइवेसी है,
फाइनेंशियल इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, फाइनेंशियल जी, ट्रांज़ैक्शंस हैं, ये सारे के सारे इंटरनेट पे डिपेंडेंट हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आज का जी, बहुत बड़ा इंटरनेट यूज़र जो बैंक जाता है, ना कहीं जी, किसी को डायरेक्ट वो लेन-देन कैश का करता है, उसका सारा इंटरनेट के द्वारा ही लेन-देन हो रहा है। ऐप के द्वारा, पेटीएम के द्वारा हो रहा है, जी, यूपीआई के द्वारा हो रहा है और चीज़ों के। जी। तो इसीलिए हमें इंटरनेट को साइबर सिक्योर बनाना बहुत ज़रूरी है। जी, इसमें इंटरनेशनल कोऑपरेशन किस लेवल पे होता है? जो इंटरनेशनल ऑर्गनाइज़ेशंस हैं, वो किस लेवल पे काम करती है और उनके बीच में आपस में अभी कोऑर्डिनेशन का लेवल क्या है? इंटरनेशनल कोऑपरेशन इस एरिया में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंटरनेट की कोई बाउंड्री नहीं होती है। जैसे आपको बताया कि कोई ये हमारे इंडिया तक ही सीमित नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड में यहाँ का एक मेल यूएस जा सकता है, में जापान जा सकता है, सऊदी अरेबिया जा सकता है, बांग्लादेश जा सकता है और पाकिस्तान हर जगह जा सकता है। तो क्राइम जो है किसी भी जगह से कोई कोई भी कर सकता है। जैसे कि हैकिंग है, जैसे जी, किसी का फ्रॉडिंग के तरीके से उसने उसका डाटा कैप्चर कर लिया या उसके बैंक अकाउंट से पैसे निकाल लिए। ये सब चीज़ें जो हैं वो कहीं बैठे-बैठे हो सकता है। उसके लिए इंडियन लॉज़ बना भी लें, लेकिन जब तक ग्लोबल कोऑपरेशन नहीं होगा या इंटरनेशनल साइबर कन्वेंशन जी। के थ्रू जिसको हम एक-दूसरे के साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे, तो हमारे यहाँ के हम उस क्रिमिनल को पकड़ नहीं सकते हैं। सो आपको लगता है कि इंटरनेट गवर्नेंस के लिए सारे देशों का, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का, इनका आपस में कोऑर्डिनेशन एक बहुत ज़रूरी चीज़ है और इनका एक कॉमन एक्शन प्लान पे और कॉमन प्लेटफ़ॉर्म पे, एक कॉमन प्रोटोकॉल पे जी, साथ आना बहुत ज़रूरी है? उसके लिए काफ़ी कन्वेंशन हुए हैं इंटरनेशनल कोऑपरेशन के लिए। जैसे यूरोप में बना है, यूएस इंडिया का हुआ हो रहा है। इस तरीके से कंट्री टू कंट्री, मल्टी कंट्री टू सिंगल कंट्री अगर काफ़ी कन्वेंशन के थ्रू कोऑपरेशन और कोलैबोरेशंस हो रहे हैं। तो ये सारी ये बातें जब होती है इस खासकर पॉलिसी मेकिंग के लेवल पे और इस तरह के इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन के लेवल पे, तो उसमें अभी आप बड़ी चुनौतियाँ क्या देखते हैं? इसमें जो बेसिक बड़ी चुनौती ये है कि जब भी कोई क्राइम हमारी कंट्री के बाहर के देश से होता है, अगर उस देश के साथ हमारा जी, समझौता नहीं है, तो वो कोऑपरेट नहीं करता है। जिन कंट्रीज़ जी, के साथ है, वो ठीक है, लेकिन कोई भी आदमी किसी भी कंट्री में जाके क्राइम कर सकता है। अब जैसे मान लीजिए कि कोई अफ्रीकन कंट्री से है, अगर उससे हमारा एग्रीमेंट नहीं है साइबर क्राइम के लिए, तो क्या होगा कि इवन हम उसको जी, भेजें कि भाई ये क्राइम है, इसको आपके यहाँ से आपके यहाँ के इंटरनेट प्रोटोकॉल नंबर या आपके कंप्यूटर के देश में हुआ है, आपके कंप्यूटर से हुआ है, तो इसको थोड़ा आप देख लीजिए, मैं हम ये आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो उसके ऊपर है कि दे ना दे, डिपेंड ऑन दी उसके ट्रीटी पे या हमारे और उसके बीच के एग्रीमेंट पे। हुँ, लेकिन बहुत सारी कंट्रीज़ करती हैं, जैसे यूरोप है, यूएस है और कई कंट्रीज़ हैं, साउथ ईस्ट जी, एशिया में कंट्रीज़ हैं, वो कोऑपरेट करती हैं। बट ये जो कोऑपरेशन होता है, उसमें कोई जी। टाइम जो है वो जितना भी हम कहें, उसमें टाइम बहुत लग जाता है। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि एक लेवल पे ये जो समस्या है, ये कुछ-कुछ वैसी ही है जैसी हमको बाकी फ़ील्ड्स में भी दिखाई देती है। जैसे जिन देशों के साथ हमारे एक्स्ट्राडिशन ट्रीटीज़ नहीं है, वहाँ पे अगर कोई अपराधी चला जाता है तो उसको लाने में बहुत मुश्किल होती है। जिन जिन भी देशों के साथ हमारे उस तरह के रिलेशनशिप्स नहीं हैं, उनको हमें ऑफ़लाइन अपराधों के लिए भी वही मुश्किलें आती जी, है जो जी, ऑनलाइन अपराधों के लिए आती है। ऐसे में एक जो बात आम दर्शक समझना चाहेंगे वो ये है कि उनका जो पर्सनल लेवल पे इंटरनेट का यूज़ है, जिसमें उनका सोशल मीडिया एक्सपोज़र है, सोशल मीडिया पे उनकी एक्टिविटी है, उनका डे टू डे फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन है, उसको लेकर क्या वो रीज़नेबली सुरक्षित महसूस कर सकते हैं? अगर वो कुछ चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट कोई असुरक्षा नहीं है, जी। अगर अपने आप अगर में। वो कुछ बेसिक चीज़ों का पालन करें इंटरनेट में, जैसे कि कोई भी लिंक उनके पास भेजे कोई, तो उसको क्लिक ना करें। ईमेल आता है, किसी का डोमेन नेम अगर मान लीजिए वो फ़िशिंग का है, तो उसको क्लिक ना करें और कोई चीज़, तो इन सब चीज़ों जी, का कॉमन मैन को ध्यान देना चाहिए पड़ता है, क्योंकि आज बहुत सारे फ्रॉड जो हो रहे हैं, वो कॉमन मैन के जी, ऊपर ज़्यादा हो रहे हैं, जो जिनको कि अपना ओटीपी दे देते जी, हैं या पिन का उनको ध्यान नहीं रहता है। तो इन सब को थोड़ा अगर ध्यान से करें, तो जी। ज़्यादा फ्रॉड नहीं हो पाएँगे।
डॉक्टर गोविंद, एक चैलेंज जिसके बारे में बहुत चर्चा होती है वो साइबर सर्विलेंस का और साइबर स्पाइंग का भी है, जो एक तरह से नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है। तो इसको लेकर क्या चैलेंजेज़ हैं? उसको लेकर कैसे अप्रोच किया जाता है? आम नागरिकों को उसके बारे में क्या जानना चाहिए? इसमें जो साइबर सर्विलेंस है और जैसे सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं कई जगह, तो आप किसी मार्केट में जाते हैं, किसी जी, ट्रेन में जाते हैं या एयरपोर्ट्स पे होते हैं या इवन ऑन द रोड जब आप गाड़ी चलाते हैं या कहीं चलते हैं, तो सीसीटीवी कैमरे बहुत लगे हुए हैं। तो ये आपकी एक्टिविटीज़ को जी, सर्विलेंस के थ्रू या कैमरे के थ्रू ऑब्ज़र्व करता है और अगर कोई ऐसी घटना होती है, तो उसको कैप्चर करता है और उसके द्वारा पुलिस को पकड़ने में मदद मिलती है। इसमें ये है कि कई लोग कहते हैं कि हम अगर किसी प्राइवेट जगह पे जाते हैं, तो वहाँ पे सर्विलेंस कैमरे जो लगे होते हैं, वो हमारी प्राइवेसी पे हमारे पे आघात करते हैं। इसको होना नहीं चाहिए। तो जी, उसमें ये है कि हम ये कह सकते हैं कि आप अपने घर के प्राइवेट रूम में करिए जो भी है, पब्लिक प्लेस में जहाँ भी कुछ होगा, उस पे तो सर्विलेंस गवर्नमेंट को करना ही होगा क्योंकि कल को कुछ भी घटना होने पर उस पे हमें निगरानी कैसे होगी, कैसे उसको हम पकड़ेंगे, उसका ज़रूरी होगा। बट ये कंट्रोवर्शियल टॉपिक है कि सर्विलेंस को किस तरीके से लीगल बनाएँ और लोगों को समझाया जाए कि क्यों ये ज़रूरी है और कहाँ तक ज़रूरी है और कैसे इसको हम प्रयोग में ला सकते हैं, लाते हैं। ये एक डोमेस्टिक मसला है साइबर सर्विलेंस, लेकिन एक बड़े लेवल पे ये भी मसला है कि आजकल जो वॉरफेयर है वो साइबर हो गया है। एक-दूसरे के ऊपर देश जो है वो जासूसी करते हैं। तो इस मामले में क्या चुनौतियाँ हैं और इस मामले में आम लोगों को कितना जानने की ज़रूरत है कि क्या हो वो रहा जो है? बड़े लेवल पे एक दूसरी कंट्री के नॉन एक्टर्स जो हमारे कंट्री पे साइबर अटैक करते हैं, हैकिंग कर लेते हैं, जो हमारे बहुत क्रिटिकल रिसोर्सेज़ हैं, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, जैसे हमारे पावर प्लांट्स हुए, न्यूक्लियर प्लांट्स हुए या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हुए, बैंक हुआ, आरबीआई हुआ या डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट्स हुए हुँ, या कोई बड़ी इंडस्ट्री हुई, अगर उसके डाटाबेस में वो एंटर कर जाते हैं जी। या उसमें वो हैक कर जाते हैं, तो इससे कॉमन मैन को डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली तो अफ़ेक्ट होता ही है। क्योंकि अगर उस कंपनी का कुछ जी। नुकसान होता है, तो अगर उस कंपनी से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट है, अगर वो बहुत बड़े लेवल पे जाता है, तो वो फिर कॉमन यूज़ के लोगों के लिए होता है। हालाँकि कॉमन मैन उससे डायरेक्ट अफ़ेक्ट नहीं होता बट देश में उसको नुकसान होता है कि जैसे पावर हाउस में हुआ और पावर प्लांट में हुआ और पावर प्लांट थोड़ी देर के लिए बंद हो गया, तो अंधेरा होगा तो वो सबको असर करेगा। डॉक्टर गोविंद, जो आपका फ़ील्ड है, ये जो साइबर स्पेस में सिक्योरिटी और पीस का जो फ़ील्ड है, ये अक्सर इतना टेक्निकल होता है कि आम लोग इसके बारे में या तो सोशल मीडिया पर जो कुछ होता है उसके बारे में जानते हैं या फिर कोई फ़ाइनेंशियल फ्रॉड हो उसके बारे में जानते हैं। लेकिन इस फ़ील्ड की अपनी कुछ बड़ी बहसें हैं जो बार-बार लोगों को पता चलती है, सुनाई देती रहती है। जैसे पिछले कुछ समय में नेट न्यूट्रैलिटी को लेकर एक बड़ी बहस चली है। तो आप उसके बारे में क्या कहेंगे? आप उसके बारे में कैसे बात करना चाहेंगे? टेक्नोलॉजी पे तो कोई कॉमन मैन नहीं जा सकता है, लेकिन जो उसकी जो बेसिक जी, प्रिकॉशंस हैं, उस पे हम ध्यान दे सकते हैं कि हम ट्रांज़ैक्शंस जो करें, जी, उसमें क्या सावधानी बरतें। कॉमन मैन को सिर्फ़ उतना जानना ही ज़रूरी है, काफ़ी है कि वो अनजाने में कोई चीज़ क्लिक ना करे, ओटीपी ना दे, पिन का उपयोग गलत तरीके से ना करे या कोई भी ऐसी चीज़ ना करे, किसी अनजान आदमी के साथ कोई चीज़ शेयर ना करे या सोशल इंजीनियरिंग जिसको कहते हैं कि वो किसी से कोई आदमी फ़ोन पे बात करता है, तो उस पे ज़्यादा चीज़ उलझ के और अपनी जी, चीज़ों को ना दें। फ़ेसबुक में आप क्या कर रहे हैं डे टू डे या जैसे आप कहीं जा रहे हैं फ़ेसबुक आप जर्नी कर रहे हैं, उसका पूरा डिटेल मत डालिए। कई लोग अपना नाम, नंबर सब दे देते हैं। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो अगर आप इसको जी। अगर ध्यान में रखेंगे, तो बहुत हद तक आप साइबर फ्रॉड से या साइबर क्राइम से बच सकते हैं, अपने को बचा सकते हैं। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि इंटरनेट पे लोग ऐसे बिहेव करते हैं जो जैसे वो असली ज़िंदगी में नहीं करते। क्योंकि असली ज़िंदगी में आप किसी को जैसे मान लीजिए अगर आपको किसी की बात पसंद नहीं आई है तो आप एक एंग्री का निशान उसको नहीं बना के दोगे।
या जल्दी से कुछ भद्दा-सा कमेंट करके भाग नहीं जाओगे। तो जो बिहेवियर हम रियल लाइफ में नहीं कर सकते थे, वो करने की एक तरह से छूट या एक तरह से एक स्पेस लोगों को मिल गई। इसलिए बहुत सारे लोगों के मन में ये एक बहुत बड़ी चिंता है कि जो अपराध है, जो क्राइम है, वो तो है ही। ओवरऑल जिस तरह से एक समाज में लोग बात करते हैं, बहस करते हैं, उस संस्कृति पर बहुत असर पड़ रहा है। आपकी क्या सोच है हाँ, इसके ये बारे बात में? सही है कि इंटरनेट एक ऐसा मीडियम मिल गया है, प्लेटफ़ॉर्म ऐसा मिल गया है डिफरेंट जो कंपनीज़ के, कि आप उसमें कुछ भी फ्रीली लिख सकते हैं, कहीं भी बैठे कुछ भी लिख सकते हैं। तब आप जब आप फ़ेस टू फ़ेस किसी से बात करते हैं, तो तब आपको पता लगता है कि अगर हम इसको कुछ बोलेंगे तो ठीक नहीं होगा, कोई भी सुनेगा। लेकिन यहाँ से आप कुछ भी उसको बोलेंगे तो वो उस पे असर जो है होगा, नहीं होगा, उस पे आपको तुरंत उसका रिएक्शन पता नहीं लगता है। लेकिन बाद में उसका कॉन्सिक्वेंस और उस पे अगर कोई ऐसा शब्द आपका हो जाता है, जो कि डेरोगेटरी हो, जो आईटी जी, एक्ट में ऐसा हो कि हेटफुल हो या कोई ऐसा हो कि जो वुमेन जी, डिग्निटी को असर करता हो या कुछ भी हो, तो ऐसी चीज़ें हमें लिखने से जी, परहेज़ करना चाहिए। जी। आप बोल नहीं रहे हैं, ये तो लिख के दे रहे हैं। तो वो तो और ज़्यादा बड़ी क्राइम की तरह है हुँ, कि बोल दिया, खत्म हो गई बात तो खत्म हो गई। लेकिन जब आप लिख के दे रहे हैं या फ़ोटोग्राफ़ी के द्वारा उसको भेज रहे हैं और फिर उसका प्रूफ़ मिल जाता है कि आप ही ने किया है वो। तो इसीलिए इस इन सब चीज़ों से आपको बचना, हर जी, एक को सँभलना चाहिए। हँसी-मज़ाक में कुछ बोल दिया, अगर वो दोनों अंडरस्टैंडिंग हो, कुछ कर रहे हों तो ठीक है, लेकिन उसमें भी कुछ पता नहीं, आजकल कोई किसी चीज़ को किस तरीके से ले लेता है। किसी मूड में बैठा है, कहीं किसी में बैठा है, तो कुछ कह नहीं जी। सकते। यहीं पर एक वो बहस आ जाती है जिसमें बहुत सारी दुविधा है कि एक तरफ हेट स्पीच है जो एक सच्चाई है, दूसरी तरफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है और आपने शुरू में कहा कि इसको सेंसर नहीं किया जा सकता। जो आप एक्सप्रेस करते हैं, वो हेटफुल है कि नहीं, वो ऑफेंसिव है कि नहीं, इसकी बहुत सब्जेक्टिव व्याख्याएँ हो सकती है। इट कैन बी एक्सप्लेन्ड इन मल्टीपल वेज़ बाय वेरियस पीपल एंड वेरियस एजेंसीज़ एंड सो ऑन। तो आप उसको बहुत ग सेंसर नहीं करना चाहते, लेकिन आप एक डिसेंट सिविल डिस्कोर्स भी बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए रास्ता कैसे निकलेगा डॉक्टर गोविंद? यहाँ 2 कॉन्फ्लिक्टिंग चीज़ें, एक तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है और एक है हेट्स, मतलब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के द्वारा आप उसको रोक नहीं सकते कि अगर वो कुछ भी बोलता है, तो अगर हुँ, आप उसको ब्लॉक कर देते हैं, अगर इंटरमीडिएट लेवल पे अगर फ़ेसबुक ब्लॉक करता है या गवर्नमेंट के द्वारा उसको ब्लॉक करते हैं, तो इससे क्या होगा कि उसको एक मौका मिलेगा कि इंटरनेट जो है हमको अलाउ नहीं कर रहा है बोलने के लिए या किसी चीज़ को करने के लिए। लेकिन अगर जी, अगर ये उसको थोड़ी जानकारी हो कि वो क्या लिख रहे हैं और कैसे लिख रहे हैं, तो इस तरीके की फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का जी, मिसयूज़ ना हो। इंटरनेट का मतलब ये नहीं कि फ्री फॉर ऑल, जी, एनीथिंग यू कैन राइट एंड डू। इंटरनेट एक मीडियम है, जैसे कोई भी मीडियम होता है, लेकिन उसका ऐसा यूज़ करें कि जो डिग्निफाइड वे में सबको उसका फल मिल रहा है, जो एक दूसरे को गाली-गलौज के बिना अगर उसको हम कर सकते हैं, हेट स्पीच के बिना कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा लड़कियों के ऊपर ये ज़्यादा हेट स्पीच और उस तरह की चीज़ें हो रही हैं समाज में, कि वो बिल्कुल नहीं, देखिए कोई आदमी कुछ भी लिखेगा, कुछ वो हो जाता है, लेकिन जब आप एक दूसरी जेंडर पे इस तरह की चीज़ें लिखते हैं, तो वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हो जाता है और कभी-कभी ऐसा स्थिति हो जाती है कि वो तो क्योंकि इंटरनेट में फैल जाएगा, वो मल्टीप्लाई होता जाता है कि लोगों को देखने का, फिर हुँ, उसकी उसकी रिस्पेक्ट और उसकी बहुत सारी चीज़ों पे असर करता है। अगर आपने सोच कर, किसी-किसी की नौकरी भी चली जाती है, अगर उसके बारे में किसी ने कुछ भी लिख दिया हो। तो जी। इसीलिए वन हैज़ टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल डीलिंग विद द इंटरनेट मीडियम, राइटिंग एनीथिंग, कमेंट और एनीथिंग। तो ये थोड़ा प्रिकॉशनरी लेना ज़रूरी है, बट ये बैलेंस होना एक ये कि ऑन, मतलब ये इन प्रोग्रेस ही रहता है, ऐसा नहीं कह सकते कि ये कोई इसका कोई परफेक्ट कोई सॉल्यूशन है कि जी, क्योंकि ये वेरीज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, वन लैंग्वेज टू अनदर, वन कल्चर टू अनदर, वन जेंडर टू अनदर, तो इसीलिए इसके बारे में, देवी देवताओं के बारे में रिलीजियस कमेंट्स हैं, तो इस तरीके उसी पे सारा झगड़ा ही हो रहा है आज हमारे देश में। डॉक्टर गोविंद, जब हमने बातचीत की शुरुआत की थी तो हम मैंने आपसे एक पर्सनल सवाल पूछा था कि आप आईआईटी में एक खास तरह की पढ़ाई कर रहे थे और वहाँ से आप इस फ़ील्ड में आए जो बहुत डायरेक्टली इससे जुड़ा हुआ नहीं था। वहीं पे मैं ख़त्म करना चाहूँगा कि आज से 30 साल पहले
अभी जैसी दुनिया हम देख रहे हैं, वैसी हमने उम्मीद भी नहीं की थी कि ऐसी होगी। इंटरनेट के आने से और उसके बाद खासकर स्मार्टफ़ोन के आने के बाद से, ये एक ऐसी दुनिया है जो हमारे देखते-देखते रेवोल्यूशनरी तरीके से बदल गई है। इसके अच्छे-बुरे हिस्से तो हैं, लेकिन आपको पर्सनली क्या कभी-कभी बहुत शॉक लगता है, थोड़ा सरप्राइज़ होता है कि पता नहीं कहाँ आ गए हम, ये इतना कैसे नहीं, बदल हमें गया? तो क्योंकि बीइंग ए टेक्नोलॉजिस्ट एंड फिज़िसिस्ट तो हमें तो फिज़िसिस्ट का तो ये होता है कि नई-नई चीज़ों की खोज करते हैं, नई-नई चीज़ों को निकालते हैं। तो हमारा जो जी, टेक्नोलॉजी में तो हमारा मिनिस्ट्री में भी बहुत ही नए-नए एरिया में हम काम करते गए। इंटरनेट एक्सचेंज पे काम किया, नेशनल इंटरनेट जी, एक्सचेंज की स्थापना हुई कि इंटरनेट ट्रैफ़िक को हमारी पहले जो दूसरी कंट्री के थ्रू दूसरे आदमी को यहाँ पे जाता था मेल, विदिन द कंट्री उसको समाहित किया है। डॉट इन डोमेन को बनाया है और दूसरा एक लैंग्वेज डोमेन भी बनाया है हमने डॉट भारत। बहुत सारे लोग जो 90% लोग जो हमारे देश में इंग्लिश नहीं जानते हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ा एक वरदान है कि जी। हम आज हमारी 22 भाषाओं में जो हमारे देश की हैं, सब में हमने ये डॉट भारत लिखने का रखा है। डॉक्टर साहब, आपने जैसे कहा कि दुरुपयोग किसी भी चीज़ का हो सकता है, उसके लिए उसका डिजिटल या इंटरनेट होना ज़रूरी नहीं है। वो आपके इंटेंट पे डिपेंड करता है और इसीलिए इस बात से अलग से नहीं डरना चाहिए कि क्योंकि ये डिजिटल है, क्योंकि ये इंटरनेट है इसलिए ज़्यादा अनसेफ हो सकता है। वो उतना ही अनसेफ या सेफ है जितना जनरली ह्यूमन एंडेवर कोई भी हो सकता है। और एक बात जो आपने कही वो बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। योर स्टोरी में हम अभी 12 भाषाओं में काम करते हैं। भारतीय भाषाओं में कंटेंट के साथ-साथ जी, टेक्नोलॉजी की उपलब्धता और उस दिशा में आपने बहुत पाथ ब्रेकिंग काम किया है और पिछले 10 सालों में हम देख रहे हैं कि इंटरनेट पर भारतीय भाषाओं के उपयोगकर्ताओं की यूज़र्स की संख्या बढ़ गई है। लोग अब सीधा हिंदी में टाइप कर रहे हैं, तमिल में टाइप कर रहे हैं। ये जी, कुछ समय पहले हम सोच भी नहीं सकते थे जब इंटरनेट नया-नया आया था, फर्स्ट जनरेशन के टाइम में और मुझे लगता है आगे आने वाला समय वो होगा जिसमें कंटेंट के साथ-साथ टेक्नोलॉजी भी हिंदी में हुआ करेगी, तमिल में हुआ करेगी, बांग्ला में हुआ करेगी और आई थिंक वो एक नया एक्साइटिंग एरिया है। आपने कहा एआई वो एक नया एक्साइटिंग एरिया है और आपके साथ ये है कि आप 26 साल से इस फ़ील्ड में काम कर रहे हैं, लेकिन आप रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। आपके लिए अभी भी ये जो नए एरियाज़ हैं, उनमें आप काम करते रहेंगे। इन शुभकामनाओं के साथ बहुत-बहुत शुक्रिया।